अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स, चैप्टर 9 है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, रिसीवेबल इज एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनदर पार्टी। रिसीवेबल सिंपली वो अमाउंट होती है, वो पैसे होते हैं जो आपने किसी दूसरी पार्टी से रिसीव करने होते हैं किसी भी मद में। ठीक है, आपने हो सकता है सेल्स की हो सकता है उन्होंने आपके कोई एक्सपेंसेस पे करने हो। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको इंटरेस्ट पे करना हो, आपने वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की हो। तो जो भी अमाउंट आपने किसी पार्टी से रिसीव करनी है वो आपके लिए रिसीवेबल कहलाती है। ठीक है, जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं रिसीवेबल्स की, वो एक अकाउंट रिसीवेबल है, एक नोट रिसीवेबल है। ठीक है, अभी हम अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड पढ़ेंगे, देन सेकेंड पार्ट में चैप्टर के नोट रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, रिसीवेबल्स अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल के अलावा फर्दर कुछ रिसीवेबल हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे इंटरेस्ट उन्होंने पे करना है आपको। ठीक है, या रेंट रिसीवेबल, आपने अपनी जो प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, आपने वहाँ से रेंट रिसीव करना है। टैक्स रिफंड रिसीवेबल, आपने टैक्स रिफंड कलेक्ट करना है, रिसीव करना है। ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, लेट से आपने एम्प्लॉयज़ को कोई लोन प्रोवाइड किया हुआ है, उन्होंने वो लोन पे बैक करना है, तो वो आपके लिए रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो अकाउंट रिसीवेबल सिंपली क्या होता है, आज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल्स। पर्टिकुलरली अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो वो अमाउंट जो आप एक कस्टमर ने आपको देनी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे उधार पे या क्रेडिट पे परचेजिंग की होती है, आपने क्रेडिट पे सेल्स की होती है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली वो अमाउंट होती है जो उधार पे सेल करने की वजह से आपने रिसीव करनी होती है, क्योंकि आपने चीज़ें उधार पे बेची, इसलिए अब आपके कस्टमर ने आपको ये पे करना और आपके लिए ये अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। अच्छा, जब कंपनी क्रेडिट पे चीज़ें बेचती है तो वो दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली उसमें। आप कह सकते हैं दो रिकॉर्डिंग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट रिसीवेबल फॉर ईच कस्टमर। हर कस्टमर के नाम से एक अलग रिसीवेबल अकाउंट बनता है। ठीक है, जैसे आप दो तीन कस्टमर्स को क्रेडिट पे चीज़ें दे रहे हैं, आप अली को दे रहे हैं, उस्मान को दे रहे हैं, हमजा को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप तीनों के नाम से अकाउंट रिसीवेबल बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल फॉर हमजा, अकाउंट रिसीवेबल फॉर अली एंड उस्मान। इस तरह से हर एक के लिए अलग से आप हिसाब किताब लिखेंगे कि किससे आपने कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदे से आपने 1000 रुपये लेने हैं, 1000 की चीज़ें बेची, उधार पे 1000 रुपये लिख दिए। दोबारा उसी को 500 की चीज़ें बेची, आपने 500 और उसी में ऐड कर देने उसके नाम के नीचे। ठीक है, तो एक बार तो ये होता है कि हर एक के लिए आप सेपरेटली अकाउंट रिसीवेबल बनाते हैं। ठीक है, देन अकाउंट फॉर बैड डेट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। जो उधार पे चीज़ें बेची हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो आपको कभी रिसीव नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें आप बेसिकली बैड डेट्स कहते हैं। तो सेकंड पार्ट ये होता है कि उन बैड डेट्स के लिए भी एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। रिकग्नाइजिंग अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले जनरेट कैसे होते हैं, जब आप क्रेडिट पे अपनी सेल्स करते हैं तो आपके अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं। ठीक है, और टू सी हाउ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आर रिकग्नाइज कैसे होते हैं, जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं और वो अमाउंट आपके लिए रिसीवेबल बन जाती है। ठीक है, तो वो रिसीवेबल या कलेक्टेबल बन जाती है, यानी कि अब आप कलेक्ट कर सकते हैं उसको या कलेक्ट हो जाएगी आपको, तो तब आपकी ये रिसीवेबल जो है ये रिकग्नाइज हो जाते हैं। अगर रिसीवेबल की एंट्री देखें, आप लोग पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि रिसीवेबल जब आप उधार पे चीज़ बेचते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो रिसीवेबल क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, देखें सेल्स करें लेकिन उधार पे, यानी कि आपने पैसे रिसीव करने इन फ्यूचर, तो इसमें कैश तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि एक और एसेट इन्वॉल्व हो रहा है जो आपने इन फ्यूचर आपको मिल जाएगा, तो उसका नाम आप रखते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल जब एसेट बढ़ता है जिस नाम से भी हो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एसेट अकाउंट रिसीवेबल और ये बढ़ रहा है, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया 950 से, क्योंकि इतने की आपने उधार पे चीज़ें बेची, और क्योंकि चीज़ें बेची सेल्स की तो सेल्स आपने क्रेडिट कर दी, और साथ इसके नाम लिख दिया कि अकाउंट रिसीवेबल किसके हैं, कॉम स्टोर के। ठीक है, ये कंप्यूटर स्टोर है, कोई ये कॉम स्टोर है,
इनको आपने चीज़ें बेची, इनसे आपने 950 रुपये रिसीव करने हैं। देन टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, अगर किसी को आपने चीज़ें बेची हैं और वहाँ से पैसे आ रहे हैं आपके पास, ये पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या है? उसकी एंट्री ये है कि अब आपकी क्या चीज़ कम हो रही है, रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। अब आप अकाउंट रिसीवेबल को पहले डेबिट किया था, अभी कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और कैश, क्योंकि अब कैश आ रहा है, कैश पे किया जा रहा है आपको, अब आप कैश बढ़ा देंगे, आप कहेंगे कैश बढ़ गया हमारा अब। और ये जो भी कंपनी ये पे कर रही होगी, आपने उसका साथ नाम मेंशन कर देना कि ये इस कंपनी की तरफ से रिसीव हुए हैं। अच्छा जी। देन हमने लेजर बनाना सीखा था, टी अकाउंट बनाना सीखा था। तो ये हर एक कंपनी का, जिसका भी आप अकाउंट शेबल बना रहे होते हैं, उसका टी अकाउंट बनता है, ठीक है। जैसे कि ये RDA इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका टी अकाउंट बना हुआ है। पहले आपने इसे क्या किया, 1000 रुपये की क्रेडिट पे चीज़ें बेची हुई हैं, तो आपने इसे क्या किया था, अकाउंट रिसीवेबल के साथ इसका 1000 रुपये में नाम डेबिट कर दिया था, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने आपको। जब इससे 720 रुपये रिसीव हुए RD इलेक्ट्रॉनिक्स से 720, तो आपने 720 इसके नाम को क्रेडिट किया, यहाँ पे आपने 720 क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब आपका बैलेंस कितना आ गया, 280 इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से, ठीक है। दूसरी जो कंपनी है कॉम्प स्टोर के नाम से, उन्हें आपने 2000 की पहले चीज़ें बेची हुई थी, ठीक है। 950 के मजीद सेल किए हैं, उसका नाम मजीद अकाउंट रिसीवेबल में डाल दिया, तो 950 मजीद, टोटल बैलेंस कितना हो गया, 2950। टोटल बैलेंस अगर हम बात करें तो सारे रिसीवेबल कितने हैं, 280 के इनके रिसीवेबल हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, और 2950 आपको कॉम स्टोर की तरफ से रिसीव होने हैं। टोटल आपके 3230 रुपये रिसीवेबल में पड़े हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी रिटर्न ऑफ मेथड क्या होता है, बैड डेट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने बात की, जब भी एक कंपनी क्रेडिट पे अपने कस्टमर को चीज़ें सेल करती है, ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ कस्टमर से पैसे रिसीव कंपनी को नहीं होंगे, ठीक है। वो पैसे अनकलेक्टेबल रहेंगे, वो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अनकलेक्टेबल रहेगा। तो जो ये अनकलेक्टेबल होता है, जो आपको रिसीव नहीं हो सकता, उसको आप बेसिकली बैड डेट्स कहते हैं, ठीक है। बैड डेट्स यानी कि जो आपने पैसे किसी से लेने थे वो बैड डेट्स में चले गए, अब वो पैसे आपको रिसीव नहीं होंगे या नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स को बेसिकली कंपनी दो तरह से डील करती हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड होता है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है। सेकंड होता है अलाउंस मेथड, ठीक है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले जी डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, इसमें क्या होता है, ऑफ अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड्स द लॉस फॉर एन अनकलेक्टेड अकाउंट रिसीवेबल व्हेन इट इज डिटरमिन्ड टू बी अनकलेक्टेड, ठीक है। डायरेक्ट राइट ऑफ में क्या होता है, ये डायरेक्ट राइट ऑफ आप पढ़ रहे हैं, जब आप देखते हैं कि पैसे रिसीव नहीं हुए एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, तब आप उसको उसी टाइम उसको बैड डेट्स में डालते हैं, ठीक है। बैड डेट्स एक्सपेंस, इसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट बेसिकली आपके लिए एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है, देखें, बैड डेट्स होते क्यों हैं, क्योंकि आप उधार पे चीज़ें बेचते हैं। तो जब एक आपको पता है कि उधार पे चीज़ें बेचने से कुछ पैसे रिसीव नहीं होंगे, आपका नुकसान होगा, फिर भी आप उधार पे चीज़ें क्यों बेचते हैं, तो उसकी वजह बेसिकली होती है कि आप कहते हैं कि यार अगर मैं उधार पे चीज़ें बेचूंगा तो मैं ज़्यादा सेल्स कर सकूंगा, ठीक है। हो सकता है मेरा लॉस जो है बैड डेट्स में थोड़े बहुत हो जाए, लेकिन मेरी सेल्स कैश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो लॉस है वो ऑफसेट हो जाएगा, तो इसलिए आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं। और जो बैड डेट्स होते हैं ये आप एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मेरा सेल्स एक्सपेंस है, जो मैंने क्रेडिट सेल्स की समझ लूँगा मैं, कहीं मैंने उस पर मेरा एक्सपेंस हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स एक्सपेंस कोई भी हो बढ़ता है डेबिट करते हैं, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल, जिस बंदे ने पैसे अब आपको नहीं देने, आपको कंफर्म हो गया, उसका नाम यहाँ पे आप क्रेडिट में डाल देते हैं। अच्छा एक चीज़ देखें, ये काम कब हो रहा है, जब इन एक्चुअल आपको कंफर्म हो गया कि इसने पैसे नहीं देने। हो सकता है इस बंदे ने 2 साल पहले से पैसे देने हो आपको, ठीक है। और लेकिन आज जाके आपको कंफर्म हुआ है 2 साल बाद कि इस बंदे ने पैसे नहीं देने, ठीक है। तो अब इसे आपने बैड डेट्स में डाल दिया। इससे फ़र्क क्या आता है कि ये जो बैड डेट्स हैं ये किस साल से रिलेटेड बनती हैं, ये इन एक्चुअल 2 साल पहले की बनती है। अगर हम अपने एग्जांपल के मुताबिक बात करें
क्योंकि इस बंदे ने 2 साल पहले पैसे देने थे, आज हमें कंफर्म हुआ कि ये पैसे नहीं देगा हमें, ठीक है। तो ये एक इशू आता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड में। इसकी वजह से हम फर्दर दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो जब बैड डेट्स हो जाते हैं, ठीक है, आपको कंफर्म हो जाता है कि यार पैसे कलेक्ट नहीं होंगे, तो आप बैड डेट्स की एंट्री डाल देते हैं, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट, यानी कि ये अकाउंटेबल हमें अब रिसीव नहीं होने और इनको आपने डाल दिया बैड डेट्स में। अच्छा, अगर इन फ्यूचर लेट से आपको पता लगता है कि यार मैंने अब बैड डेट्स में डाल दिए थे, उस कंपनी ने दोबारा अपना सेटअप शुरू कर लिया है, ठीक है, और अब वो हमें पे करना चाह रही है, पे कर रही है, तो जब वो इन एक्चुअल आपको पेमेंट करती है, तब आपको ये बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, ये बैड डेट्स आपके पास वापस आ जाते हैं। तो इसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले तो इस एंट्री को, ये जो आपने एंट्री की, इसको रिवर्स करते हैं। बैड डेट्स को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री की, अकाउंट रिसीवेबल जे कैन 520 डेबिट, देन बैड डेट्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री ख़त्म होगी। अब इन एक्चुअल जब भी आपको अकाउंट रिसीवेबल से पेमेंट आती है, तो आप क्या करते हैं? अभी हमने शुरू में एंट्री की थी कि कैश रिसीव होता है, कैश को आपने डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया इस अमाउंट से। अब ये आपको ये बैड डेट्स जो है ये रिकवर हो गए, अब आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी। देन सेकंड मेथड है अलाउंस मेथड। अब अलाउंस मेथड में क्या होता है? इसमें आप एस्टिमेटेड लॉस का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यार हो सकता है मुझे इतने % पैसे रिसीव ना हो। पहले वाले मेथड में क्या था कि इन एक्चुअल जब आपको पैसे रिसीव नहीं होते, आप उस टाइम उनको बैड डेट्स में डालते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब वो कंफर्म हो जाता है कि इस कंपनी ने हमें पैसे नहीं देने, तब आप जाके वो बैड डेट्स में डालते हैं, ठीक है। लेकिन अलाउंस मेथड में क्या होता है? अलाउंस आप हर साल अलाउंस मेथड में अलाउंस क्रिएट करते हैं, यानी कि आप हर साल कहते हैं कि यार हो सकता है मुझे अब मेरी क्रेडिट सेल्स का 1% पैसे मुझे रिसीव ना हो, बैड डेट्स में जाएँ, तो अब हर साल ही 1% ऑफ क्रेडिट सेल बैड डेट में डाल देते हैं, ठीक है। उसके नाम से एक्सपेंस क्रिएट कर देते हैं आप। तो अलाउंस मेथड का फ़ायदा क्या होता है? एक फ़ायदा तो ये होता है कि एक्सपेंस जिस पीरियड से लिंक्ड होते हैं, उसी पीरियड में जाते हैं, यानी कि आपने कहा था कि बैड डेट्स एक्सपेंस है, तो अलाउंस मेथड में हर साल आप बैड डेट्स अलाउंस क्रिएट करते हैं, अपनी क्रेडिट सेल, उधार की सेल के कुछ परसेंटेज जो है वो सेट करते हैं कि इतने पैसे में रिसीव नहीं होंगे, तो ये पैसे, ये एक्सपेंस इसी साल से रिलेटेड है, इसको इसमें इसी साल ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जबकि पिछले मेथड में क्या था कि हो सकता है 3 साल बाद हमें कंफर्म होता है कि पैसे नहीं मिलेंगे, हम तब उसको बैड डेट में डालते हैं, लेकिन इसमें हर साल ही एक अलाउंस क्रिएट कर दिया जाता है, हर साल। सेकेंड क्या है जी? अकाउंट रिसीवेबल ऑन द बैलेंस शीट एट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कैश टू बी कलेक्टेड। और जो बैलेंस शीट में आप अकाउंट रिसीवेबल इसमें डालते हैं, वो एस्टिमेटेड अमाउंट होती है जो आपको कलेक्ट हो सकती है, ठीक है, जिसमें से आप अपने बैड डेट्स निकाल देते हैं। अभी ये भी आपको एग्जांपल भी आगे हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बैड डेट्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किस मेथड में? अलाउंस मेथड में। देखें, आपने देखा कि 3 लाख की क्रेडिट सेल की आपने, ठीक है, साल के आखिर में आपने देखा कि 20,000 रुपये आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए, ठीक है। देखें, अब आप आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे आपका मैनेजर कहता है कि इन 20,000 में से मुझे कंफर्म है या मैक्सिमम चांसेस है कि 1,500 रुपये हमें रिसीव होने ही नहीं है। 20,000 तो वो है ना जो अभी तक नहीं हुए, लेकिन इन 20,000 में से 1,500 ऐसे पैसे हैं जो हमें रिसीव नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हैं इसके। तो अब आप क्या करते हैं? अब आप इन 1,500 के हिसाब से एक अलाउंस क्रिएट कर देते हैं कि ये इस साल 1,500 में रिसीव नहीं होने। आप बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और यहाँ पे क्या क्रेडिट करें? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कह सकते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है? देखें, पहले वाले मेथड में आपने क्या किया था? डायरेक्ट राइट ऑफ में आपने बैड डेट्स लिखा था और यहाँ पे आपने लिखा था अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था, लेकिन वो क्यों किया था? क्योंकि आपको तब कंफर्म हो चुका था कि इस बंदे ने पैसे नहीं देने। यहाँ पे आपको अभी तक नहीं पता कि किसने पैसे देने और किसने पैसे नहीं देने आपको, इसलिए आप सिर्फ एक अलाउंस क्रिएट करते हैं ताकि ये इसी साल के एक्सपेंस में काउंट हो जाए, ठीक है। और
देखें एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस जो 1500 का जो आपने रिकॉर्ड किया, ये आपका क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस आपका कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में। अब आप वहाँ पे लिखते हैं टोटल सेल्स इतनी की, इतने एक्सपेंसेस हुए और इतना प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो सारे इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। तो ये 1500 का एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की तरफ। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो होता है, ये कंट्रा अकाउंट होता है एसेट अकाउंट के, कंट्रा एसेट अकाउंट होता है, ठीक है। अब कंट्रा अकाउंट वो होता है जो अपने मेन हेड के, आप कह सकते हैं पेरेंट अकाउंट का अपोजिट होता है। अब हमने ये क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि ये रिसीवेबल का अपोजिट है। हम कहते हैं जी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है, ये किस वजह से क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है हमें कुछ रिसीवेबल जो है वो रिसीव ना हो। तो ये अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट उसका कंट्रा अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का, यानी कि उसके ये अपोजिट है। तो इस मेथड में आप बजाय कि आप डायरेक्टली अकाउंट रिसीवेबल का यूज़ करें, इस मेथड में आप पहले अलाउंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखें जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट्स कैसे शो होंगे। अकाउंट रिसीवेबल आपको अभी भी 20,000 के शो हो रहे हैं टी अकाउंट में, लेजर में, और ये अलाउंस जो है ये अलग से 1500 का शो हो रहा है आपको, ठीक है। ये 1500 का शो हो रहा है। अब जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे, अभी ये टी अकाउंट है, जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे करंट अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट आप जानते हैं कि एक साइड पे एसेट आते हैं, एक साइड पे लायबिलिटीज आती हैं, ठीक है। एसेट्स में ऊपर हम करंट एसेट्स लिखते हैं, नीचे फिक्स एसेट लिखते हैं। तो करंट एसेट्स में आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो आपको लेस देन अ ईयर आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आपके लिए लेस देन ईयर उनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट है। तो अकाउंट रिसीवेबल आपने वहाँ पे लिखते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो आप क्रिएट करते हैं 1500। तो ये वो अमाउंट है जो कलेक्टेबल होती है इस साल के लिए, ठीक है। अच्छा जी। अब जब इन एक्चुअल आपको पता लगता है कि हमें इतने पैसे रिसीव नहीं होने। अब ये हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, पहले वाले मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया था पहले। इस मेथड में जब आपको कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अलाउंस क्रिएट किया, अभी तक आपको ये नहीं पता कि कितने पैसे रिसीव हमें कंफर्म नहीं होने, किस बंदे ने नहीं देने पैसे। लेकिन जब आपको कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे ने, जे कैंड के नाम से बंदा, इसने 520 जो डॉलर है, 520 रुपये इसने हमें नहीं पे करनी है अब हमें, ठीक है। अब आप इसको जाके इन एक्चुअल जो है वो राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। क्योंकि यहाँ पे आप बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैड डेट्स वो पहले से निकाल चुके हैं, उसके लिए आपने अलाउंस क्रिएट किया था निकालने के लिए। तो इस अलाउंस में से आप पैसे कटेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, ठीक है, डेबिट कर दिया आपने, जबकि अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया, ठीक है जी। और पिछले मेथड में हमने क्या किया था, अलाउंस की जगह हमने बैड डेट्स को डेबिट कर दिया था। यहाँ पर इसमें हम अलाउंस फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट को डेबिट करते हैं, ठीक है। और इसकी एंट्री के बाद अकाउंट यहाँ पे कितना शो करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल 20,000। अब यहीं पे टी अकाउंट में ही आपको 520 का आपने बैड डाल दिया कि रिसीवेबल हमें अब नहीं होने, और 1500 का अलाउंस क्रेडिट कहता है कि हो सकता है 1500 रिसीव ना हो। अब 520 आपको कंफर्म हो गया कि रिसीव नहीं होने, बाकी के जो हैं पैसे 980 रुपये वो आपके अभी भी इसी अकाउंट में शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट मिस हो गया। तो डॉक्यूमेंट मिस बेसिकली ये हुआ है कि अगर जैसे हमने पिछले उस मेथड में बात की थी कि हमें बाद में पता लगता है कि इस बंदे ने हमें पैसे पे कर दिए, तो इस मेथड में भी यही होता है कि अगर बाद में हमें कंफर्म होता है कि इस बंदे ने हमें पैसे पे कर दिए, तो उसकी भी एक एंट्री होती है जो आप बुक पर देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, सिंपली अकाउंट रिसीवेबल को पहले आप इसकी सिंपली रिवर्स एंट्री करते हैं, जैसे हमने उसमें किया था। इसको डेबिट कर, ये डेबिट है, इसे क्रेडिट कर देंगे, ये क्रेडिट है, इसे डेबिट कर देंगे, एक एंट्री ये। सेकंड एंट्री क्या होगी, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे कि कैश हमारा आ रहा है, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल एसेट जो है
अब ये एसेट कम हो रहा है, इसके अगेंस्ट इसकी बजाय ही बदले में ही कैश आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और कि आपने ये कैसे देखना है कि जो हमने बात की कि अलाउंस क्रिएट करना है, तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उसका एक मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ठीक है, ये कैसे होता है? लेट्स से आपने कहा दी म्यूजिक लैंड एस्टिमेट 6% ऑफ क्रेडिट सेल्स टू बी अनकलेक्टेड। कौन सा मेथड है ये? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। आप कहते हैं जो 6% है मेरा क्रेडिट सेल्स का, वो अनकलेक्टेड होगा। तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप कहते हैं मेरी टोटल सेल 4 लाख है, इसका 6% अगर हिसाब लगाऊँ, 0.6% का अगर हिसाब लगाया जाए तो वो हमारे बनते हैं 2400। इसका मतलब है हमने अलाउंस कितने का क्रिएट करना है? 2400 का। ठीक है, तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ जी बताएं कि परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में हम 1% पे क्या कहते हैं अपना अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं, बताएं कितना अलाउंस बनेगा, उसकी एंट्री किस तरह से होगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि बैड डेट्स को राइट ऑफ कैसे करना है। अगर मैं आपको टॉपिक के शुरू से बताऊँ एक दफ़ा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताएं जी कि अकाउंट रिसीवेबल की क्या एंट्री होती है। ठीक है, देन जब आप अकाउंट रिसीवेबल आपको एक्चुअल रिसीव हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट आ जाती है, तो उसकी क्या एंट्री होती है। यानी कि जब आपने क्रेडिट पे सेल की उसकी क्या एंट्री है, उधार की सेल की, और जब वो पैसे रिसीव है उसकी क्या एंट्री है। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि बताएं जी कौन कौन से मेथड होते हैं अकाउंट रिसीवेबल को जो वैल्यू करने के लिए। आप कहते हैं जी डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है। ठीक है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, दूसरा अलाउंस मेथड। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ जी बताएं जो आपका डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है उसको किस तरह से किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूँ जी डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के थ्रू आप मुझे बताएं कि कब राइट ऑफ किया जाएगा या किस तरह से राइट ऑफ किया जाएगा, या इसकी एंट्री करके बताएं राइट ऑफ करने की, तो उसकी ये एंट्री होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर वो बैड डेट जो हमें रिकवर हो गए हैं, वापस कलेक्ट हो गए हैं, उसकी क्या एंट्री होगी, तो उसमें ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, ये आपको मैं मेथड साथ बताऊंगा। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है तो पहले इस एंट्री को अपोजिट करना है, ये दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, ये डेबिट था क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट था डेबिट होगा, ये देखें इसमें। देन अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो रहा है, इसको आपने क्रेडिट किया और कैश रिसीव हो गया। और ये आप जानते हैं जो नीचे मैंने लाइन ये लिखी हुई हैं, ये बेसिकली नरेशन होती है जो हम हर एंट्री के साथ लिखते हैं जाके, ताकि पता लगे कि इस एंट्री में बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट मेथड का बताया, इसी तरह आपको मैं सेकंड मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकता हूँ जी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती आप लोग डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।